बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 23 अगस्त हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरों की रोशनी में पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। ISPR के जर्नलिस्ट बाहम दस्तो गिरेबां हैं, एक दूसरे से उलझ रहे हैं, बयानिया नहीं बन रहा। सरकारी बयानिया जो भी बनाने की कोशिश करते हैं वो जमीन बोस हो जाता है और अब एक दूसरे का गला नोच रहे हैं। और इसके साथ साथ DGISPR को हर कोई झूठा करार दे रहा है। मुस्लिम लीग नवाज ने भी उन्हें झूठा करार दे दिया और अब सोहेल वड़ैच साहब ने भी DGISPR को झूठा करार दे दिया है, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे थे जो कि तरफदार थे सरकार के और स्टैब्लिशमेंट के, उनमें नजम सेठी साहब सबसे नुमाया थे और उनका ख्याल था कि सोहेल वड़ैच साहब जवाब नहीं देंगे और दड़वट जाएंगे और खामोश हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है जी, मामला है क्रेडिबिलिटी का और सोहेल वड़ैच साहब ने दिया है कुछ जवाब और उन्होंने काफी सोच समझ के जवाब दिया है। उसकी तरफ भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन पहले जरा तो हो क्या रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। एक नई फिस्तायत और यजीदियत आ चुकी है और खास तौर पे इमरान खान साहब की जब से सुप्रीम कोर्ट से जमानतें मंजूर हुई हैं और उनको रिहाई का हुक्म दिया गया है 9 मई के मुकदमात में और 9 मई का बयानिया जमीन बोस हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की फस्तायत जो है वो मुसल्लत है और खास तौर पे पंजाब इसका गढ़ है और उसका सारे का सारा जो नजला है वो सहाफियों पे गिराया जा रहा है और इमरान खान साहब की फैमिली पे। सबसे पहले तो अलीमा खान साहब के एक बेटे को पहले गिरफ्तार किया गया और दूसरे उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उनके दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटों के अंदर अंदर उनके दोनों बेटे गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों की गिरफ्तारी जो है वो 9 मई के मुकदमे में डाली गई है और 27 महीनों के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि IG पंजाब उनकी गिरफ्तारी से लाइल्म थे और वो सारी का सारा मैं पिछले जो वीलॉग है बता चुका हूं। उसके बाद मामला क्या है? मामला सिर्फ यही है कि अलीमा खान साहिबा को बाज रखने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब की फैमिली को कहा जा रहा है कि जनाब आप सियासत से निकल जाएं, क्योंकि शाही खानदान है एक और उस शाही खानदान का रास्ता मत रोकें, क्योंकि एक लंदन प्लान है और लंदन प्लान के मुताबिक एक दूसरे को लुक आफ्टर करना था और मरियम साहिबा को वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचाना है। ये बुनियादी नुक्ता है जिसकी वजह से ये सारी जो हमें फस्तायत नजर आ रही है ये इसी वजह से नजर आ रही है। खालिद जमील साहब हमारे दोस्त हैं और हमारे मेरे कॉलीग रहे हैं। खालिद जमील साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनके घर से FIA वाले गए और एक नई एजेंसी बनाई है जी, और साइबर क्राइम एजेंसी, उनके लोग थे वो गए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया और उनका कसूर ये था जो ताज़ा तरीन कसूर बताया जा रहा है और जाहिर है पर्चा तो कुछ और ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसमें पता नहीं पाकिस्तान की सलामती और पता नहीं क्या कुछ उसमें दफात लगाई जाएंगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जो बच्चियां गिरफ्तार की गई थी इमरान खान साहब की रिहाई पे, जो मिठाई तकसीम कर रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके बारे में खालिद जमील ने एक ट्वीट किया था और उसके बाद एक और प्रोग्राम में वो गए, टीवी के प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा कि मर्द हक जो है वो कैद में है और इबलीस खाकी राज कर रहा है और उन्हें इस जुर्म में जो सही बात है वो करते हैं और इसके साथ साथ वो बताते रहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल के बारे में बताते रहते हैं, SIFC की नाकामी के बारे में बताते रहते हैं। तो इस पादाश में उन्हें कल दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले भी उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद फिर जमानत पर उनकी रिहाई हुई थी, तो कल फिर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो फैमिली है उनको मुसलसल जेर अताब किया जा रहा है और पहले हसन न्याजी गिरफ्तार हैं और नौरीन न्याजी साहिबा के बेटे हैं, वो इमरान खान साहब के भांजे हैं। अब उनके दूसरे भांजे को और तीसरे भांजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान साहिबा डॉक्टर उज़्मा पहले ही जेल से होके आ चुकी हैं, बुशरा बीबी जेल की काल कोठड़ी में है, इमरान खान साहब जेल की काल कोठड़ी में है। ये सारे का सारा वही सीन नजर आ रहा है जो जनरल जियाउल हक साहब ने भुट्टो साहब के साथ किया था और भुट्टो फैमिली के साथ किया था। जो जनरल जिया ने भुट्टो फैमिली के साथ किया वही सीन रिपीट किया जा रहा है और जब इन चीजों को मुमासलत के साथ बयान किया जाता है
کہ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जनरल जिया साहब वाली पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, और जैसे उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्रश करने के लिए 11 साल लगाए, इसी तरीके से ये पीटीआई को क्रश करना चाहते हैं। और उस वक्त भी पीपल्स पार्टी को क्रश करके शरीफ खानदान को मुसल्लत करना था, ये जनरल जिया साहब और जनरल जिलानी का जो था प्रोजेक्ट था। और अब भी इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस फैमिली को और इस सियासी जमात को क्रश करके उसी खानदान को दोबारा मुसल्लत करने का इरादा है। और एक प्रोजेक्ट है, लंदन प्लान है। लंदन प्लान के बारे में सब जानते हैं, और अब उसकी हकीकतें आशिकार हो रही हैं कि किस तरीके से मुआहदा किया गया कि जनाब हम आपको चीफ बनाएंगे, आप हमें वजीर आजम बनाएंगे, आप हमें हुकूमत हमारे हवाले करेंगे, और अब उस दुख्तर नेक अख्तर को वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचाना है। ये सारा खेल इसलिए खेला जा रहा है। अब जरा एक और आपको बता दूं कि हर तरफ ये बलूचिस्तान में भी यही फस्तायत है, पंजाब में भी यही फस्तायत है। डॉक्टर महरंग बलोच और BYC क्यादत को मजीद 15 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कल कर दिया गया। और तहरीक, उन्होंने कहा कि तहरीक जो है वो जेलों से ख़त्म नहीं हुई, तो अवाम ही ताकत है, और अदालतें मिसिंग पर्सनस को बाजियाब नहीं करा सकी, मगर सियासी कारकुनों को दहशत गर्दी के केस चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है। और खवातीन जो हैं, बलोच खवातीन, हमारी बहनें जो हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ और उनको जेलों में डाला हुआ है, और रिमांड पे रिमांड पुलिस दी जा रही है और उनको हिरासत में रखा हुआ है। इस दौरान एक और काला कानून मंजूर किया गया है कि किसी भी शहरी को हुकूमत और रियासत, खासतौर पे आर्म फोर्सेस, फौजी जो इदारे हैं, वो किसी भी शख्स को उठा सकेंगे 3 माह के लिए, और फिर उसके बाद 3 माह के लिए और उनको गिरफ्तार रखा जा सकेगा, और वो किसी को बताने के लिए वो पाबंद नहीं है कि हमने क्यों उठाया है। तो ये भी सिलसिला चल रहा है। अब आते हैं जरा बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि DGISPR ने सुहेल वड़ैच साहब के उस कालमों का इनकार कर दिया और उन पे संगीन इल्जामात लगाए सुहेल वड़ैच साहब पे, और उनसे हमारे 100 इख्तलाफात हैं, हो सकते हैं और हैं, नजरियाती तौर पर भी, अदरवाइज भी। लेकिन जो उन्होंने मुंदरजात लिखे ब्रसल्स की तकरीर के नतीजे में, और ब्रसल्स में होने वाली तकरीब के नतीजे में जो कुछ उन्होंने बयान किया, वो मंदरजात बिल्कुल ठीक है, वो कंटेंट बिल्कुल ठीक है। और उस तहरीर को, ये तो आप कह सकते हैं कि ये बाकायदा तौर पे इंटरव्यू था या नहीं था, इस पे आप कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब आप एक सहाफ़ी को पाकिस्तान से लेकर जाते हैं और ब्रसल्स के इवेंट के लिए ख़ास तौर पर लेके जाते हैं, और उनको अगली सफ़ों पे बिठाया जाता है, फिर सवाल जवाब होते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि ये जो कुछ हो रहा है इसको ऑब्जर्व करें। उसके बाद उन्हीं सुहेल वड़ैच साहब को, उन्हीं सहाफ़ी को आप उस खाने की उस टेबल पे लेके जाते हैं जहाँ पे आर्मी चीफ हैं, और वो सिर्फ 15 से 20 लोग हैं, और 500 का तकरीब थी। उन 500 में से सिर्फ 15-20 लोगों को आर्मी चीफ के साथ खाने के लिए बिठाया जाता है। उनमें सिर्फ एक जर्नलिस्ट होते हैं, और वो हैं सुहेल वड़ैच साहब, और मुकामी जर्नलिस्ट भी थे, उनको भी आपने मदऊ नहीं किया। तो इसका मतलब ये था कि आपने सुहेल वड़ैच साहब को आप लेकर गए थे कि आप आएँ और इस तकरीब को कवर करें और इसको ऑब्जर्व करें, और उसके बाद फिर बयान कर दें। तो उन्होंने वो जो आपका इंतकामी एजेंडा था, उस इंतकामी एजेंडे को उन्होंने स्मेल किया, और आपकी ही गुफ्तगू को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। और जब आपकी गुफ्तगू को रिपोर्ट किया और उसका जब आया रद्द अमल, और रद्द अमल के आने के बाद पता चला कि ये तो कुछ और गड़बड़ हो गई है, ये तो हमने ये मसाला ज़्यादा हो गया, और जब मसाला ज़्यादा हुआ तो फिर आप उससे पीछे हटे। उसका नुसरत जावेद साहब का भी ख्याल था कि उसमें उन्होंने कहा कि जी ये बता देना चाहिए था कि ये जो है इंटरव्यू नहीं है। तो इसी तरीके से अंसार अब्बासी साहब का जो तबसरा है, हालांकि अंसार अब्बासी साहब सुहेल वड़ैच साहब के कुलीग हैं तवील अरसे से, तो अंसार अब्बासी साहब कहते हैं सुहेल वड़ैच साहब से बात नहीं हुई, नहीं मालूम गलती किसकी थी और कहाँ गलती हुई। ISPR को जवाब का हक हासिल है, लेकिन मेरी राय में DGISPR को सुहेल वड़ैच के मुतालिक अल्फाज का चुनाव मुनासिब करना चाहिए था। अब यही वो अल्फाज हैं, क्योंकि DGISPR जो है वो जहर उगलते हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं। वो इतना जहर उगलते हैं कि उससे सिवाय इसके
کہ آپ پاکستان کے عوام میں اور اداروں کے درمیان نفرت ہو اور غم و غصہ ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہی کچھ انصار عباسی صاحب نے کہہ دیا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ یہی الفاظ جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لے ڈوبے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ پھر آرمی چیف پہ گرتا ہے، اور وہی انتشاری بیانیہ، فسادی کا بیانیہ اور غداری کا بیانیہ، بغض کا، یہ سارے کے سارے جو بیانیہ ہیں، ڈیجیٹل دہشت گردی کا بیانیہ، یہ وہیں سے جنم لیا۔ اور اب جب یہ آگ اپنے گھر تک پہنچی ہے، جب سہیل وڑائچ صاحب جو کہ جنگ اور جیو کے نمائندے ہیں، اور جب ان کو ہٹ کیا گیا ہے، تو اب سارے دوست ہمارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اب اسی ڈی جی آئی ایس پی آر کو، جس کے بارے میں جب ہم کہتے تھے کہ ذرا جناب ہاتھ ہولہ رکھیں اور اپنے جو آپ ایک ترجمان اعلیٰ ہیں مسلح افواج کے، تو آپ کے منہ سے یہ گفتگو اچھی نہیں لگتی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو کبھی انتشاری کہتے ہیں، کبھی فسادی کہتے ہیں، کبھی ڈیجیٹل، اور صحافیوں کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو یہ جو سارا ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے اب گھر میں آگ لگ گئی ہے، اور گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا ہے کہ آپ نے غلط کہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو میں نے سنا، جو میں نے محسوس کیا، اور جو میں نے لکھا وہ بالکل درست ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ فرض کریں اگر میری کسی بات کو اختلاف ہے میری کسی بات سے، تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، نہ کچھ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1 to 1 ملاقات تھی، اور جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دا ریکارڈ تھی۔ تو یہ بات انہوں نے واضح کر دی کہ بھئی جو گفتگو آپ نے کی وہ آف دا ریکارڈ تو تھی نہیں، وہ آن دا ریکارڈ گفتگو تھی، اور جو آن دا ریکارڈ گفتگو تھی جو آپ نے کی وہ میں نے سنی اور میں نے تحریر کر دی۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کرنے کی غرض سے جھوٹی اور گمراہ کن معلومات پھیلائیں، جس سے معزز ادارے کی شناخت کو نقصان پہنچا۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف ایک درخواست آ گئی ہے، اور انہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کے خلاف کہ جناب یہ کچھ ہوا ہے، آپ نے ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، معزز ادارے کی شناخت کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ساتھ ہی ایک درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ لیکن سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ جناب احمد شریف چودھری صاحب کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا۔ شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی کہ اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سہیل وڑائچ کی جو سینئر صحافی ہیں، لیکن انہوں نے ذاتی فائدے کے لیے من گھڑت کہانی گھڑی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ معافی، فرشتے اور شیطان کی گفتگو یہ فیلڈ مارشل کی تقریر کا ایک ٹکڑا تھا، اور اس کی جو مرضی تعویل گھڑ لیں یہ آپ کی مرضی ہے، اس کی جو بھی تعویل گھڑیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ کالم میں 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں۔ میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآنی آیات اور ان کا ترجمہ پیش کیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں جو میں نے لکھا وہ صحیح ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نجم شیٹی صاحب کہتے ہیں کہ اب سہیل وڑائچ صاحب اب کچھ بھی نہیں کریں گے، جب آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں، بہت سے رسک بھی ہوتی ہیں، بیچارے اٹھیں گے، جھاڑیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے دے دیا ہے جواب۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو میرے خیال میں وہ کہتے تھے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے صحیح لکھا ہے۔ تو اب سہیل وڑائچ صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ جناب آپ کی تردید درست نہیں ہے۔ اور چونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ برسل میں کیونکہ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن
रहे जनाब जनरल साहब, और वो अमेरिका में भी कुछ गुफ्तगू ऐसी करके आए थे, लेकिन ब्रसल्स में ज़ाहिर है सामने 500-600 बंदा बैठा है, तो 500-600 बंदा आपके सामने बैठा हो और फिर आप कैसे खामोश रह सकते हैं? 2-2.5 घंटे की जो तकरीर की, उसके बाद उसमें ऐसा कुछ ही होना था, और अब जब उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, तो अब आप उससे पीछे हट रहे हैं। तो बहरहाल जी, देखते हैं कि आगे मजीद आने वाले दिनों में क्या होगा। फिल वक्त सोहेल वड़ाई साहब पे एक दरख्वास्त भी दे दी गई है, और उसको आगे प्रोसीड किया जाता है या नहीं किया जाता। हम तो हर तरह के मुकदमे के खिलाफ हैं, खा वो सोहेल वड़ाई साहब हों, खालिद जमील साहब हों, जनाब बाकी जो औरिया मकबूल जान हों, समी इब्राहिम साहब हों, इमरान रियाज हों, कोई भी हो, या हम हैं, डॉक्टर मुईद हैं, तो सहाफ़ियों के खिलाफ बेबुनियाद किस्म के मुकदमात दर्ज नहीं होने चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है, और सहाफ़ियों का काम है लिखना और तनकीद करना, कीड़े निकालना। उनका काम ये नहीं है कि वो आपकी मदह सराई करें। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।